तो दोस्तों तरबूज की खेती के बारे में अलग अलग किसान भाइयों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में आपको तरबूज की खेती के बारे में A to Z जानकारियां मिलने वाली हैं। यानी तरबूज की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन सी खाद उर्वरक आपको डालने हैं, तरबूज में फल और फूलों की संख्या कैसे बढ़ाएं, तरबूज का वजन कैसे बढ़ाएं और किस तरह से आप तरबूज की खेती से शानदार उत्पादन ले सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में तरबूज की खेती के बारे में कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में आपको तरबूज की खेती की शुरुआती अवस्थाओं से लेकर और हार्वेस्टिंग तक आपको पूरी जानकारियां मिलने वाली है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज में होने वाले सबसे ज्यादा जरूरी फर्टिगेशंस के बारे में, कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन से खाद उर्वरक डाल के आप अपने तरबूज की साइज के साथ साथ अपने तरबूज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों साथ ही हम बात करेंगे तरबूज में आने वाले सबसे खतरनाक रोगों के बारे में, किस तरह से आप उनकी पहचान करके किस तरह से उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे तरबूज की फसल की फ्लावरिंग अवस्था में फल और फूलों की संख्या आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों तरबूज की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए या तरबूज की अच्छी साइज लेने के लिए बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक हमें तरह तरह के वाटर सोल्यूबल खाद और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन तरबूज की फसल की कौन सी अवस्था में कौन से खाद लेने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चलना पड़ता है। क्रम वाइज आपको फर्टिगेशन लेके चलने पड़ेंगे। दोस्तों तरबूज के बीज की बुआई के बाद में या प्लांटेशन के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले पहली ड्रेंचिंग लेनी है और पहली ड्रेंचिंग आपको लेनी है 6 से 7 दिन बाद में, यानी प्लांटेशन होने के 6 से 7 दिन बाद में या बीज का जमाव होने के 6 या 7 दिन के भीतर आपको पहली ड्रेंचिंग लेनी है। और इस ड्रेंचिंग में आपको लेना है ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रत्येक प्लांट की जड़ों में आपको 50-50 ग्राम घोल आपको डाल देना है। इस तरह से आपको ड्रेंचिंग करनी है और ये खुराक जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं। तो 200 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर और 1 एकड़ में आप प्रत्येक प्लांट की जड़ों में आपको डाल देना है। ये आपको पहली ड्रेंचिंग लेनी है 6 से 7 दिन के भीतर। उसके बाद में आपको दूसरी ड्रेंचिंग लेनी है। दूसरी ड्रेंचिंग इस ड्रेंचिंग के 3 या 4 दिन बाद में आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फंगीसाइड लेना है। फंगीसाइड में आप जो है कार्बनडाजिम और मैनकोजेब ले सकते हैं। 12 और 63% में साफ पाउडर आता है वो ले सकते हैं आप। पावर ग्रो का जो मैंडोज आता है वो भी आप काम में ले सकते हैं। तो ये आपको फंगीसाइड लेना है। फंगीसाइड का भी आपको ड्रेंचिंग ही करना है। 1 एकड़ में आपको फंगीसाइड लेना है 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये भी आपको 200 लीटर पानी के अंदर घोल बनाकर और उसके बाद में प्रत्येक प्लांट की जड़ों में आपको जो है 50-50 ग्राम हर प्लांट की जड़ों में डाल देना है। फंगीसाइड और ह्यूमिक एसिड ये दोनों आपको 10 दिन के भीतर लेने हैं और दोनों आपको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से नहीं देने हैं, ड्रेंचिंग विधि से ही देने हैं। क्योंकि उस समय प्लांट की जो कंडीशन होती है वो काफी छोटी होती है, जड़ों का विकास इस समय इतना ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ड्रेंचिंग विधि से ये देने हैं, तभी ये अच्छे से काम करेंगे। पहले आपको ह्यूमिक एसिड लेना है, उसके बाद में आपको फंगीसाइड लेना है। ह्यूमिक एसिड डालने के बाद में आपकी प्लांट की जड़ों का विकास काफी अच्छे से होगा, व्हाइट रूट्स बननी शुरू होंगी और उसके बाद में आपके प्लांट का जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा होने लगेगा। तो ये आपको दोनों 10 दिन के भीतर लेने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको पहला फर्टिगेशन लेना है। पहला फर्टिगेशन आपको तब लेना है जब आपका प्लांट 15 से 20 दिन का हो जाए। इस अवस्था में आपको पहला फर्टिगेशन लेना है। यहां पर आपको लेना है एनपीके 19-19। जो एनपीके खाद होती हैं वो आपको लेनी है 19-19। यहां पर आप ले सकते हैं, जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% ही पोटेशियम होता है। ये तीनों खाद इस एनपीके 19-19 में आ जाएंगी। ये आपको ड्रेंचिंग विधि से ले सकते हैं, आप चाहे तो आप फर्टिगेशन में भी ले सकते हैं। लेकिन अब आप जो है अपने प्लांट जो है काफी बड़े हो चुके हैं, जड़ों का विकास भी हो चुका है, तो इस अवस्था में जो है आप सारी खाद उर्वरक जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा वो आप ड्रिप इरिगेशन से भी दे सकते हैं। और इसकी जो खुराक रखनी है वो 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। एनपीके 19-19 का फर्टिगेशन होने के 4 या 5 दिन बाद में आपको यहाँ पर चौथा फर्टिगेशन करना है। दोस्तों आपको तरबूज की फसल से अगर शानदार उत्पादन लेना है तो फ्लोरिंग अवस्था में जब आपका तरबूज आता है उससे पहले पहले आपको कम से कम 5 फर्टिगेशन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको चौथा फर्टिगेशन लेना है और चौथा फर्टिगेशन भी आपको एनपीके 19-19 का ही लेना है। यहाँ पर आपको एनपीके 19-19 की जो खुराक है वो आपको 2 केजी
प्रति एकड़ के हिसाब से रख देनी है। ये आपको चौथा फर्टिगेशन कर देना है। भाई चौथा फर्टिगेशन में अगर आप एनपीके 19-19 दोबारा ले रहे हैं और अगर आपके प्लांट की अगर ग्रोथ पहले से अच्छी है, अगर आपने गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डाल रखी है, बेसल डोज भी आपने काफी अच्छी मात्रा में डाले हैं और अगर आपके तरबूज की ग्रोथ पहले से काफी अच्छी है, तो आप एनपीके 19-19 का दूसरा फर्टिगेशन जो दूसरी बार में 2 केजी की खुराक जो बता रहा हूं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी एवरेज ग्रोथ है या ग्रोथ कम लग रही है तो यहां पर आपको चौथे फर्टिगेशन में भी एनपीके 19-19 ही ले लेना है। और उसके बाद में 5 या 6 दिन बाद में या 7 दिन बाद में आपको पांचवा फर्टिगेशन लेना है और पांचवा फर्टिगेशन आपको लेना है एनपीके 1261 का। और अब तक आपकी तरबूज की जो फसल है वो फ्लोरिंग अवस्था में आ चुकी होगी या फिर आने वाली होगी। भाई 1261 का जब फर्टिगेशन करते हैं तो काफी किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम फ्लोरिंग अवस्था के दौरान करें या इससे पहले करें। आधे प्लॉट में फ्लोरिंग स्टार्ट हो चुकी है, कुछ प्लांट में नहीं हुई है, कब करें या कब नहीं करें। तो भाई आपको फ्लोरिंग शुरू हो उससे पहले ही आपको ये जो है एनपीके 1261 का फर्टिगेशन कर देना है। या जैसे फ्लोरिंग स्टार्ट हो, कुछ प्लांट में अगर आपको फूल दिखने शुरू हो जाए उसी समय पे आपको 1261 का फर्टिगेशन कर देना है। यह फर्टिगेशन करने के बाद में अब आपकी फसल जो है फ्लोरिंग अवस्था में आ चुकी होगी, क्योंकि 1261 डालने के बाद में 1261 में 61% फास्फोरस होती है, जिसकी वजह से जड़ों का विकास और अच्छे से होगा, नई ब्रांचेस निकलेंगी, प्लांट में फल और फूल भी आपको इसके बाद में काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। यह फर्टिगेशन करने के बाद में यहां पर आपको 4 या 5 दिन बाद में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जरूर ले लेना है। चिलीटेड फॉर्म में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसका यहां पर आपको एक स्प्रे जरूर निकाल देना है। इसके बाद में 5 या 6 दिन बाद में आपको क्या करना है, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन करना है। कैल्शियम नाइट्रेट की जो खुराक है वो आपको 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है और बोरोन की जो खुराक है वो आपको 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरोन की खुराक रखनी है। इन दोनों का आप एक साथ ही फर्टिगेशन कर सकते हैं। यह आपको एनपीके 1261 का फर्टिगेशन करने के 5 से 6 दिन बाद में करना है और इन दोनों के बीच में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको बताया है ये स्प्रे आपको जरूर निकाल देना है। दोस्तों जब आप कैल्शियम और बोरोन का फर्टिगेशन कर रहे होंगे उस समय आपके तरबूज की फसल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, यानी फ्लोरिंग के बाद फ्रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी, छोटे छोटे फल जो है वो बनने शुरू हो चुके होंगे। तो उस अवस्था में क्या होता है, कैल्शियम और बोरोन की अगर कमी होगी तो आपके तरबूज जो होंगे उनकी साइज जो है वो बिगड़ सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि फल सूख जाते हैं या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या थोड़ी सी साइज लेकर फट जाते हैं, तो वो बोरोन की कमी की वजह से होता है। या फिर तरबूज अच्छी साइज नहीं ले रहा है तो हो सकता है आपकी तरबूज की फसल में कैल्शियम की कमी हो। तो ये सब चीजें आपको देखनी ना पड़े तो इसके लिए आप जो है कैल्शियम और बोरोन का फर्टिगेशन आपको तब कर देना है जब आपकी फसल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए। तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन करने के बाद में यहाँ पर आपको अगला फर्टिगेशन करना है और अगले फर्टिगेशन आपको जो है 5 या 6 दिन बाद में ही ले लेना है या फिर मैक्सिमम आप जो है 7 दिन के भीतर अगला फर्टिगेशन ले सकते हैं। अब तक आपके तरबूज की फसल में फल जो है वो अपनी साइज लेना शुरू कर चुके होंगे और अब आपको यहां पर फर्टिगेशन लेना है एनपीके 05234 का। एनपीके 05234 का फर्टिगेशन आपको तब लेना होता है जब आपके फलों की साइज कुछ इस तरह की हो जाए, तब आपको जो है एनपीके 05234 का फर्टिगेशन लेना होता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा 52% होती है, 34% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, जिनकी अब जो है फलों को काफी ज्यादा जरूरत होगी आपकी फसल को, और फास्फोरस की भी इस अवस्था में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको ये फर्टिगेशन ले लेना है और उसके बाद में आपको अगला फर्टिगेशन लेना है। अगले फर्टिगेशन में आपको लेना है एनपीके 13045। ये फर्टिगेशन आपको तब करना है जब आपकी फसल में मैक्सिमम फलों की साइज यहां पर जो है 1 केजी तक हो जाए, तब आपको एनपीके 13045 का फर्टिगेशन करना है। कहने का मतलब है एनपीके 1261 का फर्टिगेशन करने के बाद में जैसे ही आपके फल जो है वो बनने शुरू हो जाए उसके बाद में हर 7वें दिन आपको बदल बदल कर जो है फर्टिगेशन करने पड़ेंगे, लेकिन एक क्रम वाइज आपको एनपीके ग्रेड को क्रम से लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि पोटेशियम का फर्टिगेशन आप पहले कर देंगे और 1261 का बाद में कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है। जो मैं आपको जो अवस्था बता रहा हूं उसी अवस्थाओं के हिसाब से आपको फर्टिगेशन करना है। तो 13045 का जो फर्टिगेशन आपको करना है वो तब करना है जब आपके मैक्सिमम साइज जो है 1 केजी तक की हो जाए, उस समय आपको एनपीके 13045 का फर्टिगेशन कर देना है। एनपीके 13045 का फर्टिगेशन करने के बाद में आप जो है 5 या 6 दिन बाद में आपको अगला फर्टिगेशन लेना है और अगले फर्टिगेशन में आप फिर से एनपीके
NPK 05234 ले सकते हैं। यहाँ पर 05234 की जो खुराक है वो आपको 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। 3 kg इसकी क्योंकि हमने पहले रख ली, उसके बाद में 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। अगर आपके तरबूज की जो साइज है वो अगर आपको कम लग रही है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके तरबूज की साइज कम है, अगर आप और साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक फर्टिगेशन 05234 का और ले सकते हैं। और उसके बाद में 5 या 6 दिन बाद में आप आखिरी फर्टिगेशन आपको करना है, और आखिरी फर्टिगेशन में को लेना है NPK 0050, जिसमें 50% पोटेशियम की मात्रा होती है, जिसकी जरूरत तरबूज की फसल को इस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। आपकी तरबूज की साइज बढ़ाने का सबसे ज्यादा कार्य जो है यही खाद करेगी, और यही फर्टिगेशन आपको आखिर में करना है। यह फर्टिगेशन करने के बाद में आपकी तरबूज की फसल में साइज काफी अच्छी बनने लगेगी, उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन सुनिश्चित करें NPK 05234 का फर्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद में आप NPK 0050 का फर्टिगेशन कर रहे हैं, उस अवस्था में आपकी तरबूज की फसल में कैल्शियम और बोरोन की कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप 13045 और 05234 के फर्टिगेशन के बीच में आप कैल्शियम और बोरोन का एक फर्टिगेशन और ले सकते हैं। यहां पर आप कैल्शियम की खुराक जो है वो थोड़ी सी आपको कम रखनी है, यानी कि 2 से 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और बोरोन की जो खुराक है वो 200 से लेकर 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। लेकिन आपकी फसल में उस अवस्था में जब आप 05234 या NPK 0050 दे रहे हैं, उस समय पे कैल्शियम और बोरोन की कमी नहीं होनी चाहिए। बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक जो भी फर्टिगेशन मैंने आपको बताए हैं वो आपको तरबूज की अवस्था के हिसाब से ही करने हैं, समय के हिसाब से करने हैं या क्रम वाइज करने हैं। जिस अवस्था में जो फर्टिगेशन मैंने आपको बताया है उसी अवस्था में आपको वो फर्टिगेशन करना है। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी तरबूज की फसल में फर्टिगेशन होते हैं वो टोटल बता दिए हैं, यानी कि शुरुआत में आपको ह्यूमिक एसिड लेना है, उसके बाद में आपको फंगीसाइड लेना है, उसके बाद में आपको NPK 1919 लेना है, उसके बाद में आपको NPK 1261 लेना है, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन ले लेना है, उसके बाद में 05234 लेना है, उसके बाद में 13045 लेना है, और आखिर में आपको NPK 0050 का फर्टिगेशन करना है। तो अब बात करेंगे तरबूज की फसल में आने वाले मुख्य रोग और उनकी रोकथाम के बारे में। ये आपकी तरबूज की फसल की शुरुआती अवस्थाओं में भी आ सकते हैं, और उसके बाद में फल और फूल की अवस्था में ये रोग सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। दोस्तों, तरबूज की फसल में शुरुआती अवस्थाओं में सबसे पहले रोग की यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला रोग आता है, इसमें माहू का अटैक जो होता है वो सबसे पहले होता है। ये तरबूज की शुरुआती अवस्थाओं में हो जाता है। जो अगेती तरबूज किसान भाई लगाते हैं उसमें तो ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर माह में जो तरबूज लगा दिए जाते हैं या जनवरी माह में तरबूज लगा दिए जाते हैं वो क्रॉप कवर के अंदर होते हैं, और इस समय में फरवरी आते आते जब क्रॉप कवर हम हटाते हैं उसी समय पर मौसम में होने वाले बदलाव के कारण सबसे पहला जो अटैक होता है वो माहू का अटैक होता है। और माहू का अटैक तरबूज में होते ही तरबूज की जो ग्रोथ होती है वो वहीं पर रुक जाती है, अगर इसका कंट्रोल हम समय पर नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि तरबूज की फसल में सबसे पहला अटैक माहू का होता है, और इसकी रोकथाम के लिए आपको पहला स्प्रे जो लेना होता है वो लेना होता है थाइमाथोक्सम 25% का, या फिर आप एमिडाक्लोप्रिड जो 70% में आता है उसका स्प्रे निकालकर भी आप जो है माहू को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, माहू का अटैक जैसे ही आपको अपनी तरबूज की फसल में दिखता है तुरंत प्रभाव से आपको ये दोनों स्प्रे मैंने जो आपको बताया है दोनों में से कोई सा भी स्प्रे आप निकाल सकते हैं। ये स्प्रे अगर आप समय पर नहीं निकालते हैं तो माहू का प्रकोप आपकी तरबूज की फसल में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तरबूज की ग्रोथ जो है वो वहीं पर रुक जाती है, ग्रोथ आगे प्लांट नहीं कर पाता है। तो माहू का अटैक हो गया, और उसके बाद में अटैक होता है व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स वगैरह जो होते हैं उनका अटैक होता है। इसके बाद में दोस्तों हमारी तरबूज की फसल में जो लीफ माइनर का अटैक होता है वो भी काफी ज्यादा देखा जाता है, और लीफ माइनर की वजह से भी तरबूज का जो उत्पादन होता है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। अगर ये डिजीज एक बार ज्यादा फैल जाती है तो उसके बाद में काफी ज्यादा प्रभावित कर सकती है हमारी तरबूज की फसल को। तो अगर आपको लीफ माइनर का प्रकोप कुछ एक पौधों में दिखता है या एक दो पौधों में दिखता है, यानी कम दिखता है, तब तक तो आपको इसमें कोई ज्यादा स्टेप लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको बीमारी बढ़ती हुई दिखे, यानी कि लीफ माइनर का प्रकोप आपकी तरबूज की फसल में बहुत ज्यादा देखने को मिले, तब आपको यहां पर जो है डो एग्रो का डेलीगेट नाम से इंसेक्टिसाइड आता है, जिसके अंदर स्पाइनोटोर्म होता है 11.7%, इसका आपको इस्तेमाल कर लेना है। दोस्तों, डेलीगेट लीफ माइनर के लिए काफी अच्छा इंसेक्टिसाइड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में अगला जो अटैक होता है तरबूज की फसल में वो सुंडी का जो अटैक होता है वो भी काफी ज्यादा देखा जाता है। शुरुआती अवस्थाओं में सुंडी क्या करती है, सबसे पहले पत्तों को खाना शुरू कर देती है, और उसके बाद में धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, और उसके बाद में फलों को भी जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित करना शुरू कर देती है। हालांकि तरबूज का जो फल होता है उसका ऊपर का जो भाग होता है वो काफी हार्ड होता है, वो
अंदर तक तो नहीं पहुंच पाती, ज्यादा नुकसान तो नहीं कर पाती है, लेकिन छिलके को ऊपर से कुरेद कर और उसके बाद में तरबूज की जो शेप होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि तरबूज के ऊपर, फल के ऊपर व्हाइट कलर के चकत्ते से बन जाते हैं, जिसकी वजह से मंडी में तरबूज की जो डिमांड होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, यानी कि बिकने में तरबूज नहीं आता है, शेप बिल्कुल भी खराब हो जाती है। और सुंडी पत्तों को खाने की वजह से तरबूज की जो प्लांट होता है वो भी काफी प्रभावित हो जाता है, लेकिन उसके बाद में फल को भी वो काफी हद तक प्रभावित कर देती है। तो अगर आपकी तरबूज की फसल में सुंडी का भी अटैक आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पर आप इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इमामेक्टिन बेंजोएट को आप 8 से लेकर 10 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी तरबूज की फसल में थ्रिप्स या व्हाइट फ्लाई और रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप है और इसके साथ ही सुंडी का भी प्रकोप आपको देख रहा है, तो आपको अलग अलग स्प्रे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपको जो है सिजेंटा कंपनी का एलिका नाम से इंसेक्टिसाइड आता है, वो आप काम में ले सकते हैं, जिसके अंदर थाइमाथोक्सम और लैम्डा साइक्लोथ्रीन होता है, जिसकी वजह से आपकी तरबूज की फसल से जो है रस चूसने वाले जो कीट हैं जैसे व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स वगैरह हैं या माहू वगैरह हैं, इस तरह की बीमारी का भी कंट्रोल हो जाएगा। और साथ में अगर सुंडी का प्रकोप आपकी तरबूज की फसल में देखने को मिल रहा है तो आपको वो भी कंट्रोल इसी से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिजेंटा की एलिका काम में ले सकते हैं, लेकिन ये दवा आपको तभी काम में लेनी है जब आपका जो प्लांट है करीब 1.5 से 2 महीने का हो जाए, या फिर आपकी तरबूज की फसल में ये दोनों बीमारी आपको एक साथ देखने को मिले, तभी आपको काम में लेना है। अथवा अगर आपकी तरबूज की फसल में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपको देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ सुंडी का प्रकोप है, तो आप यहां पर जो है इमामेक्टिन बेंजोएट काम में ले सकते हैं। दोस्तों, आपकी तरबूज की फसल में अगर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अगर बढ़ जाता है, जैसे आपकी तरबूज की फसल में माहू का प्रकोप भी हो गया, व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स का प्रकोप भी हो गया, लीफ माइनर का प्रकोप भी हो गया, और अगर आप समय रहते स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं या प्रिवेंटिव में अगर आप कोई स्टेप नहीं लेते हैं, तो आपकी तरबूज की फसल में वायरस का अटैक भी इस कंडीशन में हो सकता है। और अगर एक बार आपकी तरबूज की फसल में वायरस का अटैक हो जाता है तो उसके बाद में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, केवल प्लांट को उखाड़कर बाहर फेंकना पड़ता है। या आप ये कह सकते हैं कि तरबूज की फसल में अगर वायरस का अटैक हो जाता है, यानी कि मोजेक वायरस जैसे बीमारियां हैं वो अगर आ जाती हैं, तो उसके बाद में आसानी से वो कंट्रोल नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शुरुआती अवस्थाओं में ही अगर आपको रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप ज्यादा नहीं भी दिखता है, तब भी आपको बदल बदल कर जो है हर 10-15 दिन से स्प्रे निकालते रहना है। जैसे शुरुआत में आपको एक स्प्रे ले लेना है थाइमाथोक्सम 25% का, उसके बाद में अगला स्प्रे आप जो है वो ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 70% का, या शुरुआती अवस्थाओं में थाइमाथोक्सम से पहले, यानी कि आपके प्लांट काफी छोटी अवस्था में है और उसके बाद में आपको कुछ रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप दिख रहा है, तो यहाँ पर आप इमिडाक्लोप्रिड 17% ले सकते हैं। और लीफ माइनर का प्रकोप अगर आपको तरबूज की फसल में दिखता है तो यहाँ पर आप डेलीगेट ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रिवेंटिव में आप बदल बदल कर ये जो है 10-15 दिन से स्प्रे इंसेक्टिसाइड के निकालते रहेंगे, तो आपकी तरबूज की जो फसल है वो बीमारियों से दूर रहेगी और वायरस का जो खतरा है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही हमारी तरबूज की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आती है तो उसके बाद में असली बीमारी जो है वो शुरू होती है, और वो होती है फ्रूट फ्लाई की। फ्रूट फ्लाई का अटैक हमारी तरबूज की फसल में उस समय होता है जिस समय हमारी तरबूज की फसल फ्रूटिंग अवस्था में होती है। छोटे छोटे फल बनने जैसे ही शुरू होते हैं, फ्रूट फ्लाई उनको डैमेज कर देती है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे फल छोटे छोटे बनने शुरू होते हैं वो झड़ जाते हैं सूख करके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मौसम में बदलाव के कारण सूख के झड़ रहे हैं या किसी और कारण से झड़ रहे हैं, लेकिन फ्रूट फ्लाई की अटैक के वजह से हमारे छोटे छोटे फल जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। जो फल बड़े हो चुके होते हैं उनमें अगर फ्रूट फ्लाई अंडा देती है तब वो तो ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होते हैं, काने होकर ही रह जाते हैं, लेकिन छोटी अवस्था में ही जैसे ही फल निमटता है और उसी समय फ्रूट फ्लाई का अटैक उस पर हो जाता है तो फल सूख कर और झड़ जाता है। मतलब कि फ्रूटिंग अवस्था में फल मक्खी का जो अटैक होता है वो हमारी तरबूज की फसल में सबसे ज्यादा होता है। इसी रोग के कारण सबसे ज्यादा तरबूज का उत्पादन प्रभावित हो सकता है, यानी कि फल मक्खी की वजह से 70% तक आपका उत्पादन जो है वो डाउन हो सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फल मक्खी की वजह से तरबूज की फसल में कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, जो फल मक्खी ट्रैप आते हैं वो आपको जगह जगह लगा देने हैं, यानी कि 1 एकड़ के अंदर 10 से 12 फल मक्खी ट्रैप आपको कम से कम लगाने हैं। ये ट्रैप अगर आप 10 से 12 प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगाओगे
करोगे तो फ्रूट फ्लाई का जो अटैक है आपकी तरबूज की फसल से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, फल मक्खी ट्रैप लगाने के बावजूद भी अगर आपकी फसल से फल मक्खी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है, फल काने हो रहे हैं या फल आपके ख़राब हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इंसेक्टिसाइड भी लेना पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड में आप बायर कंपनी का सोलोमोन इंसेक्टिसाइड आता है, उसको आप काम में ले सकते हैं, जिसके अंदर बीटा साइफ्लुथ्रीन और एमिडाक्लोप्रिड होता है। और उसी के साथ में आपको एक फंगीसाइड भी ज़रूर ऐड कर लेना है। फंगीसाइड में आप बायर कंपनी का ही एंट्राकोल आता है, जिसके अंदर प्रोपिनेब होता है, जो कि 70% WP फॉर्म में आपको मिलता है। इन दोनों का एक साथ ही आपको स्प्रे कर देना है। सोलोमोन के खुराक की बात करें तो 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको सोलोमोन की खुराक रखनी है और 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको फंगीसाइड की खुराक रखनी है। अब बात करेंगे, जब आपकी फसल फल और फूल की अवस्था में आती है, उस अवस्था में आपको कौन कौन से फर्टिगेशन और कौन कौन से स्प्रे लेने हैं, जिसकी वजह से आपको फल और फूलों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। जब तरबूज की फसल फूलों की अवस्था में आती है तो उसमें क्या होता है, या तो फूल जो है वो ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, यानी फूल जो है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक से उनमें फ्रूट सेट नहीं हो पाता है। और कई बार क्या देखा जाता है कि फ्रूट सेट होने के बाद में आपका जो फल है वो भी ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे फल जो होते हैं वो जैसे ही सेट होते हैं उसके बाद में झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा तब होता है, या तो वैसे तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। फूल या फल अगर आपकी फसल में ड्रॉप होते हैं तो इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ खाद उर्वरक और पोषक तत्वों की कमी की वजह से अगर फूल और फल ड्रॉप हो रहे हैं आपके, तो आज के वीडियो देखने के बाद में ये समस्या आपकी तरबूज की फसल से बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ही आपकी तरबूज की फसल फूलों की अवस्था में आती है उस समय पर सबसे जरूरी फर्टिगेशन कौन सा होता है। तो भाई, जिन किसान भाइयों ने अभी तक ये फर्टिगेशन नहीं किया है तो जल्दी करके निकाल दें। जैसे ही आपकी तरबूज की फसल फूलों की अवस्था में आती है उस समय पर सबसे जरूरी फर्टिगेशन होता है NPK 1261 का। ये फर्टिगेशन अगर आपकी तरबूज की फसल में आप नहीं निकालते हैं, फूल शुरू होने से पहले अगर ये फर्टिगेशन आप नहीं करते हैं, तो आपकी तरबूज की फसल में फास्फोरस की कमी अगर होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि फूल जो होंगे वो आपको की संख्या में भी आपको कमी देखने को मिलेगी, और उसके बाद में जैसे ही फूल निकलेंगे उनमें फ्रूट भी ठीक से सेट नहीं हो पाएगा। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि फल बनने के बाद में वो झड़ने भी शुरू हो जाते हैं। जितनी फ्रूटिंग हमें मिलनी चाहिए प्लांट से उतनी फ्रूटिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि NPK 1261 में 12% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है और 61% इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है, जिससे आपके तरबूज की फसल में जड़ों का विकास काफी अच्छे तरीके से होने लगता है। और जो फास्फोरस की कमी की वजह से फल और फूल ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलती है। ये तो हो गई खाद उर्वरकों की बात। और अब बात करेंगे सबसे जरूरी स्प्रे के बारे में। जब आपकी तरबूज की फसल फ्लोरिंग अवस्था में आती है तो यहाँ पर आपको एक स्प्रे, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्प्रे अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो फूल ड्रॉप होने की जो समस्या है वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। नेचुरली जितनी फ्रूटिंग आनी चाहिए या जितनी फ्लोरिंग होनी चाहिए उतनी फ्लोरिंग आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद में उत्पादन भी आपको तरबूज की फसल से काफी शानदार मिल जाएगा। तो भाई, यहाँ पर आपको लेना है पावर ग्रो कंपनी का स्टेलर आता है, उसका आपको यहाँ पर स्प्रे लेना है। पावर ग्रो कंपनी का स्टेलर ले सकते हैं आप, और चाहे तो आप सुमिटोमो कंपनी की हुसी आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्टेलर नहीं मिलता तो हुसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में सेम कंटेंट है, जो भी आपको अपने एरिया में मिल जाता है उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दोनों के अंदर जिब्रेलिक एसिड 0.001% होता है, जो आपकी तरबूज और बाकी सब्जियों में भी फल और फूलों की अवस्था में सबसे ज्यादा असरदार है और सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं निकालते हैं तो 99% चांस है कि आपको अपनी तरबूज की फसल में फल और फूल ड्रॉप होने की जो समस्या वो देखने को मिलेगी। तो ये स्प्रे निकालने के बाद में आपकी तरबूज की फसल में फल और फूल ड्रॉप होने की समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। काफी शानदार रिजल्ट इसके आपको मिल जाएंगे। और इसका जो डोज रखना होता है वो आपको 25 से लेकर 30 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से इसका डोज रखना है। और ये आपको अपनी तरबूज की फसल में कब निकालना है, फ्लोरिंग अवस्था के दौरान निकालना है। ये आपको मतलब ऐसा नहीं कि NPK 1261 का जैसे आप फ्लोरिंग से पहले थोड़ा फर्टिगेशन कर सकते हैं, तो इसका स्प्रे आपको पहले नहीं करना है। जब आपकी तरबूज की फसल फ्लोरिंग अवस्था में आ जाती है, यानी कि आपको ऐसा लगे कि पूरी फसल में फ्लोरिंग शुरू हो चुकी है, उस दौरान इसका स्प्रे आपको करना है। और दूसरा, काफी किसान भाई क्या करते हैं, मतलब रिपीट स्प्रे इसका पूछते रहते हैं कि भाई दोबारा इसका कब करना है या कितनी बार देना है, फसल में इसकी आवश्यकता कितनी बार होती है। तो भाई, फसल में आपको केवल एक बार ही इसका स्प्रे करना है, दोबारा
दोबारा इसका स्प्रे आपको नहीं करना है। एक बार अगर स्प्रे कर देंगे तो एक बार में आपको काफ़ी शानदार इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। और 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसका डोज रखना है। NPK 1261 का फर्टिगेशन करें पहले तो, और उसके बाद में उसके 5 या 6 दिन बाद में आप जैसे फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाए या फिर फ्लोरिंग स्टेज शुरू होने के बाद में अगर आपने NPK 1261 दिया है तो उसके 2 या 3 दिन बाद में आप इसका जिब्रेलिक एसिड 0.001% का आप जो है स्प्रे आराम से निकाल सकते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड के बारे में आपको मैं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपको जानना, मतलब इसके लिए काफी जरूरी है। क्योंकि जिब्रेलिक एसिड आपकी तरबूज की फसल हो या किसी भी तरह की सब्जियों की फसल हो, क्या काम करता है, जैसे ही आप इसका स्प्रे निकालते हैं तो एक बार आपके प्लांट में वो वृद्धि अवरोधक का काम भी करता है थोड़ा सा, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको थोड़ा सा वो रोक देता है, वृद्धि को रोक देता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि आपकी तरबूज की फसल में जब फ्लोरिंग अच्छी तरह से शुरू हो जाए उस दौरान इसका स्प्रे निकालना होता है। ऐसा नहीं कि फ्लोरिंग शुरू होने से पहले अगर आप इसका स्प्रे निकाल देंगे तो आपके प्लांट की जो वृद्धि है वो थोड़ी सी कम हो जाती है उस समय, और उसके बाद में आपका जो प्लांट है फूलों की स्टेज तक आने में हो सकता है 2-3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको तरबूज की फसल के बारे में कंप्लीट जानकारियां देने की कोशिश की है, जैसे आप अपने तरबूज की फसल में फल और फूलों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, बीमारियों से आप किस तरह से अपनी तरबूज की फसल को बचा सकते हैं, फ्रूट फ्लाई को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन से खाद उर्वरक आपको डालने हैं, किस तरह से आप तरबूज का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।